विलासपुर नामक एक गांव था। गांव के कुछ ही दूरी पर एक रेलवे स्टेशन था। दिन के समय उस रेलवे स्टेशन से लोगों का आना जाना लगा ही रहता था। लेकिन जैसे ही सांझ के 7 बजते उस रेलवे स्टेशन के आसपास कोई भूले भटके भी गांव का सदस्य नहीं जाता था। साथ ही कोई बारात या फिर कोई राहगीर उस रेलवे स्टेशन से आता तो भी उनकी मृत्यु निश्चित ही थी, क्योंकि उस रेलवे स्टेशन पर एक प्रेत दूल्हे का साया था, जो अक्सर सांझ या रात्रि के समय आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाता था। लेकिन फिर भी कोई ना कोई भूले भटके उस रेलवे स्टेशन के अंदर जाकर मर रहा है। और कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। गांव में सरिता की बेटी की शादी की। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बिटिया। तुझे काला टीका लगा दूं? कहीं पता चले मेरी ही नजर लग गई तुझे। माँ, भला कभी किसी बेटी को उसकी माँ की नजर भी लग सकती है। लगता है बारात आ गई। गीता बेटा, तू यही अपने कमरे में रुक, मैं जाकर बारात का स्वागत करती हूँ। बारात के आते ही सरिता बारात का स्वागत करने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर में गीता भी नीचे मंडप में आ जाती है। सारी विधि विधान से गीता और सचिन की शादी हो जाती है। सचिन और गीता आज के विचारों वाले लड़का लड़की थे। वो इन सब बातों को अंधविश्वास समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने सरिता की बात नहीं मानी और गीता सचिन के साथ ट्रेन में अपने ससुराल जाती है। गीता, आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी शादी हो गई। हाँ सचिन, मैं भी बहुत खुश हूँ। हमें कितने दिनों से इस दिन का इंतजार था और वो दिन आज आ ही गया है। सचिन और गीता बातें कर ही रहे थे कि अचानक वही श्रापित दूल्हा उनके सामने आ जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे अलावा किसी और से शादी की। अब तुम दोनों नहीं बचोगे। वो भूतिया दूल्हा गीता और सचिन दोनों को मार देता है। अरे मुखिया जी, पता है आपको, कल रात सरिता की बेटी और दामाद को उसी भूतिया दूल्हे ने ट्रेन में मार दिया। पता चला। मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। ये बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक बारात ट्रेन से सफर कर रही होती है। अरे भाई, आज मेरी शादी है और तुम सब इतने शांत ट्रेन में बैठे हुए हो। अरे थोड़ा नाच गाना करो। अरे भैया, नेकी और पूछ-पूछ, अभी नाचता हूँ। इस तरह सभी बाराती नाचते गाते हुए ट्रेन से सफर कर रहे होते हैं। तभी धीरज को बहुत तेज प्यास लगती है और उसी समय बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, जहां धीरज पानी पीने के लिए ट्रेन से उतरकर हैंडपंप की ओर जाने लगता है। तभी वो जा ही रहा होता है कि वहां भूतिया दूल्हा आ जाता है। एक और दूल्हा, एक और बारात। भूत, जाने दो मुझे, मैं तो बस पानी पीने आया था। तुझे तेरी प्यास मौत के पास ले आई। ये कहते हुए ही वो भूत धीरज को जान से मार देता है। वहीं ये सारी घटना ट्रेन में बैठे सभी बाराती देख लेते हैं। उस समय भूत उनकी तरफ बढ़ता है कि वो ट्रेन वहां से तेजी से निकल जाती है। इस तरह बाकी बारातियों की जान बच जाती है। लेकिन दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि जब भी इस गांव में या स्टेशन पर कोई बारात आती या फिर लड़की दुल्हन बनती तो वो उसका आखिरी दिन होता। लेकिन यहाँ ये सवाल था कि आखिर वो दुल्हा कौन था? क्यों वो इन दूल्हों और दुल्हनों को अपने साथ ले जाया करता? क्यों रेलवे स्टेशन पर ऐसे मौतें हो रही थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अगली सुबह इस घटना के बारे में मुखिया सहित गांव वालों को पता चलता है। मालूम चला है कि एक दूल्हे की मौत रात में स्टेशन पर उतरने की वजह से हुई है। हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब खैर छोड़ो इन सब बातों को। वो तुम सबको पता है ना कि आज जगन भाई की बेटी की शादी है। हाँ मुखिया जी, हमें पता है। ऐसे ही अब सुबह से शाम हो जाती है और रघु की बेटी कविता दुल्हन की तरह सज धज कर अपने साजन का डरते हुए इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे भी उस भूतिया दूल्हे का डर था। तभी वो भूतिया दूल्हा घोड़े पर सवार होकर कविता के घर की ओर आ रहा होता है और घोड़े से उतरकर वो कविता के बंद दरवाजे पर जाकर कहता है, ना है बाराती, ना है बैंड बाजा, लेकिन दुल्हे राजा, गोरी खोल दरवाजा।
नहीं नहीं, चले जाओ यहाँ से, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। ये सुनकर वो भूतिया दुल्हा कविता के घर के दरवाजे को तोड़कर कविता को अपने साथ उस भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर ले जाता है और पूरे गांव वाले ये नज़ारा बस चुपचाप देखते रह जाते हैं। मुखिया जी, वो मेरी सोने की चिड़िया को अपने साथ ले गया। रघु भाई साहब, मैंने आपको पहले ही कहा था कि अभी आप अपनी बेटी का विवाह मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी बात को अनदेखा कर दिया। खैर, अब जो होना था वो हो गया, इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो सही कर रहे हैं मुखिया जी, लेकिन ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? इस सवाल का जवाब तो अब ऊपर वाला ही जाने। ये कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। वहीं गांव में एक प्रकाश नाम का लड़का था। लकड़ी की गुड़िया को तराश कर उन्हें गलियों में, बाजारों में बेचकर वो अपनी जीविका चलाता था। प्रकाश एक अनाथ था। जब से उसने होश संभाला, उसे किसी काकी ने पाला था। उनके देहांत के बाद अकेले ही वो लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचकर अपनी जीविका चलाता। कुछ समय बाद उसका परिचय नेहा नाम की लड़की से हुआ, जो कि मुखिया की बेटी थी। अब ऐसे ही ये परिचय प्यार में बदल गया। नेहा, तुम तो बड़े घर की बेटी हो। मैं ठहरा अनाथ, गरीब। हमारी शादी के लिए तो तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। वैसे भी तुम्हारे पिता इस गांव के मुखिया हैं। तुम मुझे भूल जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई माने या ना माने, मैं तुमसे ही शादी करूंगी प्रकाश, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वहां इस तरह बातें करते हुए मुखिया के घर का नौकर उन्हें देख लेता है और घर जाकर अपने मालिक को सब बता देता है। मुखिया बहुत गुस्से में होता है और नेहा के घर आने पर उसे डांटते फटकारते हैं, लेकिन नेहा बहुत ही जिद्दी होती है। पिताजी, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश से ही करूंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। बाप रे, ये इतनी जिद्दी है कि वो जो कह देती है वो कर देती है। अगर मैं अपनी बेटी की शादी उस अनाथ से कर दूं तो गांव में मेरी इज्जत चली जाएगी। प्रकाश को नेहा से अलग करने के लिए एक योजना के साथ मुखिया प्रकाश को अपने घर बुलाता है। देखो प्रकाश, तुम एक अनाथ हो। तुम्हारे पास न घर है और ना ही खेत। तुम्हारे पास तो कोई संपत्ति नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो फिर मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में कैसे दे दूं? आखिर कर क्या सकते हो तुम मेरी बेटी के लिए? जी मुखिया जी, मैं नेहा के लिए मौत से भी लड़ सकता हूँ। तो ठीक है, तुम्हें एक ऐसा ही काम करना होगा। गांव का जो भूतिया रेलवे स्टेशन है, तुम्हें वहां एक रात रुक कर आना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है, वहां जाना मुझे मंजूर है। प्रकाश भी डर डर कर रेलवे स्टेशन के अंदर पहुंचता है। जैसे ही वो स्टेशन में प्रवेश करता है, वही भूतिया दुल्हा वहां आ जाता है। एक और शिकार खुद चलकर मौत के पास आया है। देखिए भूत जी, मैं बस यहाँ से कल सुबह चला जाऊंगा। मेरी जान के बदले आप मुझसे कुछ भी करवा लीजिए। अच्छा, तो तू कुछ भी करेगा? ठीक है, मैं तुझसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तूने उसका सही जवाब दे दिया तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा और 100 किलो सोना देकर मैं खुद भी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन याद रहे, अगर तूने उन 3 सवाल के जवाब गलत दिए तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे मंजूर है। वैसे भी अगर मैं अभी यहाँ से चला गया तो नेहा मुझे नहीं मिल पाएगी और उसके बिना भी क्या जीना है। भूत जी, आप अपना सवाल पूछिए। पहला सवाल ये है कि 100 किलो कपास का वजन ज्यादा है या फिर 100 किलो ईंटों का? भूत जी, दोनों का ही वजन एक समान होगा, बस दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग होगा। तुमने पहले सवाल का उत्तर बिल्कुल सही दिया। दूसरा प्रश्न है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को क्या कहा जाता है? मोक्ष। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म को मोक्ष कहा जाता है। सही जवाब। आखिरी प्रश्न है, वो क्या है जो जीवन में सभी को एक बार मिलता है? मरण। मरण का अर्थ है मृत्यु की देवी। तुमने इन सवालों का जवाब बिल्कुल सही दिया है,
जिसके कारण आज मैं श्राप से मुक्त हो रहा हूँ। ये रहा मेरी तरफ से 100 किलो सोने का उपहार। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हें इन सवालों का जवाब सटीक कैसे पता था? ये तो 3 पहेलियां हैं, बचपन में मेरी काकी पूछा करती थी। ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो और मैं भी जा रहा हूँ। हमेशा हमेशा के लिए इस रेलवे स्टेशन को छोड़कर जा रहा हूँ। शुक्रिया। ये कहकर वो भूत वहां से गायब हो जाता है। ये सारी बात प्रकाश गांव के मुखिया को बताता है, जिसके बाद मुखिया प्रकाश की बहादुरी और चतुराई देखकर अपनी बेटी की शादी उससे करवा देता है और अब सब कुछ विलासपुरी गांव में ठीक हो जाता है।